नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, जिससे आपको समरी मिल जाएगी क्या क्या बड़ा घटा। पहली घटना जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और मैं कल्पना नहीं कर सकता था, मैं सपने में सोच नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नाकारा हो चुकी है। हमारा खुफिया तंत्र फेल हो चुका है और हमारा खुफिया तंत्र कभी भी कहीं भी सरकार की लुटिया डुबो सकता है। मामला हुआ कानपुर का। भाजपा की एक नेता है, नुपुर शर्मा प्रवक्ता हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठ के मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। तब से कानपुर का माहौल गर्म था। कुछ और टिप्पणियां स्थानीय नेताओं की आईं तो लगातार विवाद बढ़ रहा था, कानपुर गर्म हो रहा था। स्थानीय पत्रकारों को पता था, सोशल साइट्स पे लोग लिख रहे थे और ये बात हवा में थी कि कानपुर का माहौल गर्म हो रहा है। इस बीच में राष्ट्रपति को अपने गांव आना था और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को उनके गांव जाना था। राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहा कि एक दलित को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया और बाद में जो उनका अंतिम कार्यकाल था, प्रधानमंत्री जी एक दलित राष्ट्रपति के घर पर आए। दरअसल दलित शब्द पे क्या राजनीति हो रही है, मैं अभी आपको आगे अगले एपिसोड में, मतलब अभी इसी वीडियो के आखिरी चरण में बताऊंगा, जब मैं आजमगढ़ के चुनाव की बात करूंगा। तो फिलहाल ये है कि राष्ट्रपति के संग प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को आना था। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हाई अलर्ट पर रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तमाम धमकियां मिलती रहती हैं और प्रधानमंत्री वैसे भी जहां जाते हैं तो वहां पे इंटेलिजेंस पहले आ जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहले भी इस तरह उन पर हमले की कोशिशें हुई थी, आपको याद होगा पिछले दिनों में। तो जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब कानपुर जा रहे हैं तो जाहिर है इंटेलिजेंस को बेहद सतर्क होना चाहिए था, और वो भी ऐसे माहौल में सतर्क होना चाहिए था जब लगातार तनाव की खबरें आ रही थीं। मगर हुआ क्या, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जिस समय कानपुर में थे, उसी समय कानपुर में जुमे की नमाज के बाद बवाल शुरू हो गया। एक पक्ष ने कहा दुकानें बंद करो, दूसरे पक्ष ने कहा हम नहीं करेंगे। लड़ाइयाँ शुरू हो गई, पथराव हो गया और उसके बाद में फायरिंग, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और फिर भयंकर बवाल जो घंटों बवाल चला। कई लोग इसमें घायल हो गए। तो बड़ी बात यह है कि ये सब अचानक नहीं हुआ कि अचानक दो पक्ष भिड़ गए हों, सांड आ गया हो, बैल आ गया होगा, एक्सीडेंट हो गया, लड़ाइयाँ बढ़ गई हो। आमतौर पे दंगे पहले भी देश में हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे हो गए हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये एक सुनियोजित तैयारी थी। सुनियोजित तैयारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शहर गर्म हो रहा था, तो ऐसे मौके पे इंटेलिजेंस और अलर्ट हो जाती है। इंटेलिजेंस के कान खड़े हो जाते हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, पुलिस अलर्ट होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी काबिल हो गई है कि उसको इतना होश नहीं रहा कि अगर प्रधानमंत्री शहर में होंगे और जुमे की नमाज के बाद बवाल होगा तो पूरी दुनिया में संदेश आएगा कि प्रधानमंत्री जिस समय कानपुर में थे उस समय कानपुर जल रहा था, कानपुर में बवाल हो रहा था। घंटों बवाल चलता रहा, लेकिन सबके सब कानों में तेल डाल के बैठे रहे। बाद में राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया जो आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। उनके इस ट्वीट के बाद और राजनीति तेज हुई। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार भी होंगे, बुलडोजर भी चलेगा। तो ये राजनीतियों का खेल है, राजनीति होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आ गया कि हम बुलडोजर चलाएंगे और ये रटा रटाया है। बुलडोजर आप कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन 20 लोग चिन्हित करोगे, फिर बताओगे हमने उनकी इतनी लाखों की संपत्ति जब्त कर ली, हमने बुलडोजर चला दिया। लेकिन आप उनकी संपत्ति जब्त करो, बुलडोजर चलाओ, ये सारी कहानियां बताओ, लेकिन ये हुआ क्यों? आप फेलियर हुए, ये बात साबित हुई, प्रधानमंत्री के सामने साबित हुई। प्रधानमंत्री जिस समय कुछ घंटे पहले देश के सारे बड़े उद्योगपतियों को कह रहे थे कि बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, वो उद्योगपतियों के हवाई जहाज अभी उड़े भी नहीं थे, उससे पहले खबरें आ गई कि कानपुर में बवाल हो गया, हंगामा हो गया। टीवी चैनलों पे इन्वेस्टर मीट की, अडानी की और बाकी उद्योगपतियों की खबरों की जगह कानपुर में हंगामा, पथराव की खबरें चलती रहीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये सोचना चाहिए सरकार को, बड़ा सवाल है। दरअसल जो मथुरा में, काशी में मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के ऊपर मंदिर, मंदिर मस्जिद, ये सब जो चल रहा था ना, कभी कुतुब मीनार की खुदाई, कभी ताजमहल की खुदाई, इस तरह के जो भ्रामक खबरें चल रही थी, भ्रामक बातें चल रही थी, निराधार बातें चल रही थी, और जो अंबानी जी के टीवी चैनल है और उनके भाई बंधु जो चैनल हैं, जो दिन रात नफरत और हिंसा फैलाते हैं, वो इन चीज़ों पर डिबेट करा रहे थे। एक दो दाढ़ी वाले, एक दो तिलक वाले बिठा लिए करते थे
स्पॉन्सर्ड करते थे कि एक दूसरे के संग बदतमीजी करो, गाली गलौज करो, और टीवी पे दिन भर हिंदू मुसलमान का खेल चल रहा था। तो जो आप वाराणसी से मथुरा तक जो फसल तैयार कर रहे थे, कानपुर में उसकी कटाई का पहला सीन हमने देख लिया। इस प्रदेश को जो अशांत कराने की कोशिशें पिछले कुछ महीनों से चल रही हैं, ये उसका ट्रायल हो गया। और ये ट्रायल बड़ा खतरनाक है, क्योंकि लोग कह रहे हैं अभी ट्रायल 2024 तक चलेगा। मोहन भागवत जी का बयान आया कि भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं देखना चाहिए। स्वागत योग्य बयान है, लेकिन लोग इस पर भी ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि एक अमेरिका की एक एजेंसी ने कहा कि भारत में जो है अल्पसंख्यकों के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, हम इस पर नज़र रख रहे हैं। संघ का भी जिक्र में आया, तो कान खड़े करने वाली बात थी। और देखिए, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो आप कितना भी कह लीजिए कि हमारा बड़ा हिंदुत्व की लहर चल गई, ये चल गया, वो चल गया, लेकिन दुनिया में बदनामी होती है, भारत की बदनामी होती है। अब मोदी जी अब ग्लोबल नेता हैं, विश्व के नेता हैं, तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि दुनिया के बड़े बड़े देश कहें कि भारत में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो मोहन भागवत ने भी एक चेतावनी दी। इन्वेस्टर समिट अच्छी हुई, जो शोबाजी होती है पूरी हुई। अखबार के आपने देख लिए होंगे, बड़े बड़े विज्ञापन, 3-3 पेज के आए विज्ञापन। और मेरे एक बड़े उद्योगपति के 200 एक बड़े उद्योगपति के साथ दिल्ली से आए थे, बहुत बड़ा निवेश करने आए थे। वो ताज होटल में रुके, और ताज होटल में उन्होंने कहा कि शाम को हमको दारू पीनी है, मतलब बढ़िया स्कॉच पीनी है। पूछा क्या ब्लू लेवल है, मना कर दिया। रेड लेवल है, मना कर दिया। ब्लैक लेवल है, मना कर दिया। और पता है क्यों मना कर दिया? आपको याद होगा, लगभग 7-8 दिन पहले 4 PM ने खबर छापी थी फ्रंट पेज पे कि उत्तर प्रदेश में खेतान, वही ललित खेतान जी, उनकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए विदेशी शराब को अनुमति नहीं दी गई है, उसके रेट फाइनल नहीं किए गए हैं। जब खबर छपी, वीडियो आया, तो पूरा हंगामा बचा। और रात को ही आबकारी विभाग के अफसरों ने बड़े बड़े अखबारों में छपाया कि साहब दिल्ली से कम रेट पे हम उत्तर प्रदेश में शराब दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। खबर छप गई, मामला दब गया, लेकिन मैंने अगले दिन फिर कहा ये खबर झूठी है, उत्तर प्रदेश में शराब उपलब्ध नहीं है। आप सोचिए, अप्रैल मई बीत गया, जून शुरू हो गया, और जो बड़ी ब्रांड की शराब है, जो विदेशी शराब है, वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ललित खेतान की जो कंपनी है उसकी शराब को प्रमोट कर रहे हैं अफसर। इसलिए करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला है आबकारी विभाग में, लेकिन सरकार बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है। चाहे ताज स्टार हो, ताज 5 जैसे 5 स्टार हो, या कोई भी होटल हो, कहीं भी विदेशी शराब उपलब्ध नहीं है। आज की तारीख में भी आबकारी विभाग का इतना बड़ा घोटाला मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो बात ये कर रहा था कि पूरा सिस्टम जो है ना, वो इस तरह मुख्यमंत्री को गुमराह करने में लगा हुआ है, चाहे वो कानपुर की घटना हो, चाहे ये शराब वाली घटना हो। अब बात करते हैं हम आज आजमगढ़ की। आजमगढ़ में बात चल रही थी लगातार कि कौन प्रत्याशी बनेगा, डिम्पल बनेंगी या अखिलेश यादव किसी और को लड़ाएंगे, क्या करेंगे। इस बीच मायावती ने गेम खेल दिया। मायावती ने टिकट दे दिया गुड्डू जमाली को, मतलब एक बड़े ताकतवर और पैसे वाला नेता है वो गुड्डू जमाली। और टिकट से उनका मायावती का खेल ये था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लोग डूबेंगे। गुड्डू जमाली जीते ना जीते, मगर अखिलेश यादव की पत्नी लड़ें तो वो चुनाव हार जाएं। मायावती पिछले विधानसभा चुनावों में भी ये कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जितनी शिद्दत उन्होंने करी, उसलिए समाजवादी पार्टी कभी भूलेंगे नहीं, और बीजेपी को भी मायावती को थैंक यू कहना ही चाहिए। क्योंकि अगर मायावती गेम प्लान नहीं करती कि 100 से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दे दो, और जहाँ जिस जाति का सपा को उसी को जाति का दे दो, तो शायद बीजेपी को परेशानी होती। तो मायावती ने पूरा साथ दिया। आजमगढ़ चुनाव में भी मायावती ने साथ दिया और कहा कि हम गुड्डू जमाली को लड़ाएंगे। अखिलेश यादव समझ गए कि अब अगर यहाँ पे हमारे परिवार का कोई आदमी लड़ता है और बीजेपी व्यू रचना बना लेती है, मान लीजिए दिनेश यादव निरहुआ ने अभी से अपने जो ट्वीट है उस पर ट्वीट करके कहना शुरू कर दिया, आजमगढ़ के वोट जनता अपील कर दी कि वोट बीजेपी को। तो अखिलेश यादव को लगा अगर डिम्पल के मुकाबले दिनेश यादव निरहुआ लड़ते हैं, यादव वोटों में सेंध लग सकती है, मुसलमान मायावती की तरफ जा सकता है, सीट फंस सकती है। तो उन्होंने बड़ा एक बहुत भयंकर दांव खेला, और दांव ये था कि अखिलेश यादव ने वाम सेव के संस्थापक रहे हैं बलिहारी बाबू, उनके बेटे सुशील, उनको अप्रत्याशित रूप से टिकट दे दिया। सब चौंक गए, किसी को भी नहीं दी। तो ये अखिलेश यादव का एक तीर से दो शिकार थे। दलित को टिकट दिया, जिससे मायावती का वोट बैंक जो मुस्लिम के साथ दलित का नारा देके गुड्डू जमाली को जिताने की बात करता, वो दलित वोट अब सपा की तरफ आकर्षित करेगा। दूसरा, एक लंबी प्लानिंग अखिलेश यादव की थी कि दलितों में संदेश देना है। जिस प्रकार बीजेपी ने दलितों में सेंधमारी करके इस बार सरकार बना ली, तो
अब अखिलेश यादव की रणनीति है कि पिछड़ों के साथ दलितों को जोड़ के एक बड़ी ताकत बनना है। आजमगढ़ जैसी मजबूत सीट जहाँ पे यादव बड़ी संख्या में हैं, जहाँ पे मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, जो परंपरागत समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है, वहाँ पे अखिलेश यादव ने ये दांव चल दी। तो ये दलितों को जो साधने की राजनीति हो रही है, जैसे मोदी जी पहुँच गए आज राष्ट्रपति जी के घर पे, दलितों को संदेश दिया, और बीजेपी भी वहाँ पे आजमगढ़ से एक दलित प्रत्याशी को उतारने की प्लानिंग कर रही थी, या फिर निरहुआ को देने की प्लानिंग कर रही थी। तो फिर दलितों को लेकर अब आने वाले दिनों में खींचतान होगी अखिलेश यादव में और बीजेपी में कि कौन दलितों को अपनी तरफ कितना ज़्यादा ले जा सकता है। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये आज का सिलसिला था। मुझे लगा कि मैं आपसे संवाद करूं। यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारे नए चैनल 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिए। हमको फेसबुक और ट्विटर पे भी 4PM न्यूज़ नेटवर्क पर फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।